हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी एकदम क्रैश कर गई और डूब गई। उससे पहले अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका एक 22 मिलियन की पॉपुलेशन है और ऐसा क्या हुआ श्रीलंका के अंदर कि लोग यहाँ पे फूड, मेडिसिन, फ्यूल और अदर एसेंशियल चीज़ें खरीदने की किल्लत आ गई। बात यहाँ तक आ पड़ी कि भाई इनको अपने एग्ज़ाम कैंसिल कराने पड़े क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे पेपर के, राइट। और दूसरा इनके पास इन्होंने अपने जो प्रेस थे उसको बंद कर दिए गए कि भाई पेपर की डेफिशिएंसी थी। तो ये हाल हो गया श्रीलंका का। तो ये हाल क्या हुआ, उसका रीज़न क्या है, ये जानने से पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले थोड़ा पास्ट में हम जाएंगे श्रीलंका के। तो श्रीलंका में 2009 तक सिविल वॉर चली। सिविल वॉर क्या होती है? गृह युद्ध चलना। मतलब एक देश में एक गुट, मतलब कि एक देश में जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो वहाँ पे एक युद्ध वाली स्थिति बन जाती है, सिविल वॉर टाइप स्थिति बन जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और एलटीटी के बीच में ये स्थिति 2009 तक बनी रही। 1948 में जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके 2009 तक। उसका रीज़न क्या था कि अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन को देखें तो उसमें ज़्यादातर सिंहलीज रहते हैं जो कि 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। दूसरे आते हैं तमिल 10-15% पॉपुलेशन है। उसके बाद वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन, कुछ मुस्लिम्स, ये सारी पॉपुलेशन रहती है। अब जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ सिंहलीज को इम्प्रेस करने के लिए सारे नियम कानून ऐसे बनाती थी जो कि सिर्फ सिंहलीज के फेवर में होते थे और जो तमिल थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। तो इसके विरोध में एक पार्टी बनी जिसे बोला गया एलटीटीई और इसको हेड किया था प्रभाकरन ने, राइट। तो ये थी श्रीलंका की हिस्ट्री। तो मतलब 2009 में ख़त्म हो गया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इसको क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अगर देखो जो कोई भी कंट्री है जो उसका बैकबोन होता है वो उसकी इकोनॉमी रहता है। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो कंट्री किसी भी प्रॉब्लम से बच सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमी ही डूबी हुई है, उनके पास पैसे ही नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन कंजम्पशन में ही प्रॉब्लम है, तब फिर भाई उस इकोनॉमी को तो कोई बचा नहीं सकता, है ना। तो बात कहाँ आती है? श्रीलंका की जो इकोनॉमी है मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है टूरिज्म, राइट। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है श्रीलंका में वो है कोकोनट का और टी का, जो वो एक्सपोर्ट करता है। वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भी श्रीलंका के पास आता है, राइट। और दूसरा है टूरिज्म। टूरिज्म से भी श्रीलंका के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ से श्रीलंका पैसे कमाता है। उसके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, ठीक है। ऑब्वियसली हर कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है टू इम्पोर्ट पेट्रोल, ऑयल एंड अदर थिंग, राइट। लेकिन अब देखते हैं सबसे पहले इसने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया। यहाँ पे क्या देखो, तमिल के ऊपर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है ना। तो 2019 में ईस्टर डे के दिन, जो कि क्रिश्चियन का एक बड़ा त्यौहार है क्रिश्चियनियों का, उस दिन चर्च के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 253 लोग मारे गए। और जब 253 लोग मारे गए तो ऑब्वियसली बात है, जब किसी कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हो और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रखे थे घूमने, तो वर्ल्ड वाइड क्या इमेज जाती है कि भाई इस कंट्री में नहीं जाना, ये सेफ नहीं है, रिस्की है। तो इस कारण से यहाँ पे टूरिज्म में शार्प डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण श्रीलंका को रेवेन्यू जो है, जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब उसने दोबारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी? दूसरा था उसके पास खेती, श्रीलंका ने उसको भी चौपट कर दिया। तो देखते हैं श्रीलंका ने इसे बर्बाद कैसे किया। देखो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा मूव है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? अच्छा मूव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दिन में बोलो कि हम, और अगले दिन से हमारा देश क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर रहे हैं। बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इतने ज़्यादा प्रोडक्शन, इतने ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए पहले अपनी कंट्री का पेट भरना है, फिर बाहर एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी कमाना है, उसके लिए आपके पास प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने बोल दिया कि भाई अगले दिन से ही अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या कर रहे हैं, हम बैन कर रहे हैं। 2021 में गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बैन से उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को, श्रीलंका ने केमिकल फर्टिलाइजर को क्या किया, एकदम बैन कर दिया। अब बस ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर सकती है। पहली चीज़, अब भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन तेजी से कम होगा, ये बात पक्की थी।
दूसरा क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ऑर्गेनिक खाद है वो भी होनी चाहिए, वो श्रीलंका के अंदर थी नहीं, और उन्होंने ऑर्गेनिक खाद में शिफ्ट होने के लिए बोल दिया। अब जब ऑर्गेनिक खाद नहीं थी तो उसे चाइना से इंपोर्ट किया गया। जो ऑर्गेनिक खाद चाइना से आई वो खाद ही इतनी बेकार थी कि भाई उसे डालने के बाद प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय वो सारे मतलब जितने पेड़ थे वो खा गई। ठीक है, तो यहाँ एक नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने उस ऑर्गेनिक खाद को वापस भेजने में अपने पैसे बर्बाद करे। फिर हमने एज अ गुड फ्रेंड हमने जो श्रीलंका को खाद एक्सपोर्ट करी, जिससे कि उनका भाई एग्रीकल्चर का काम चला। लेकिन भाई एग्रीकल्चर में जो हानि हो गई थी, जो प्रोडक्शन इतना कम हो गया था, जो एक्सपोर्ट बंद हो गया था, मतलब अब उन्हें अपनी भी कंट्री के कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। मतलब ये सोच के केमिकल फर्टिलाइज़र बैन किया कि भाई इतने पैसे नहीं हैं कि हम फर्टिलाइज़र लेके आए उसमें पैसे खर्च हो गए। फर्टिलाइज़र तो छोड़ो, अब इस चीज़ में भी अब जो चीज़ के लिए कंट्री खुद प्रोडक्शन करती थी उससे ही कंजम्पशन होता था, अब उसको भी दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ये था भाई जिससे कि कंट्री का एकदम फेलियर हो गया यहाँ पे। उसके पास जो इनकम के दो साधन थे, दोनों के दोनों पूरी तरीके से डूब चुके थे, तो कंट्री का रिवाइव करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट का ये पहले से था कि हम ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र को हम धीरे धीरे करके हटाएंगे। वो सही तरीका है 10 साल 20 साल 30 साल वेरी स्लो प्रोसेस में जाओ कि आपकी इकॉनमी अफेक्ट ना हो, जैसा कि इंडिया ने किया। राइट, इंडिया की कुछ स्टेट धीरे धीरे क्या कर रही है, ऑर्गेनिक की ओर मूव कर रही है। ऐसा नहीं कि पूरे एज अ कंट्री को हमने बोल दिया कि भाई ऑर्गेनिक खेती की ओर हम जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे उसकी इकॉनमी की इनकम पूरी डूब गई। अब इकॉनमी की कमर, जो पैसे जिससे आते हैं वो कमर तो टूट चुकी है, अब तो इकॉनमी का डूबना पक्का था, है ना। अगर हम डेट का देखें तो अगर हम श्रीलंका के डेट की बात करें तो 2019 में डेट टू जीडीपी रेशियो था 94%। अब ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? डेट टू जीडीपी रेशियो ये है कि अगर आपकी जीडीपी 100 है, ठीक है, अगर आपकी जीडीपी 194 उसमें से तो आप उधारी है आपके पास पे करने के लिए इस साल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और 2021 में क्या हो गया 119%। मतलब अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है तो 119 रुपये तो भैया उधारी कर रखी है। ठीक है, तो मतलब कि जितना आपका प्रोडक्शन, जितना एक साल में आप कमाने वाले हो उससे ज़्यादा तो आपके पास उधारी ही है। तो ये भी किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरे का साइन है। अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो भाई इतना किसी भी कंट्री का चला गया तो ये पक्की बात है वो कंट्री डूब जाएगी। मतलब क्या होता है, अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 20 से 60% के बीच में है तो यू आर ऑन मतलब 20% है तो ठीक है। मतलब डेट अगर आपकी 100 रुपये आप कमा रहे हो, 20 रुपये का आपने क्या कर रखा है, उधारी कर रखी है, दैट इज़ ओके, आप सेफ हैं। लेकिन 20 से 60 में अगर आप आ गए तो आप खतरे में आ गए हो, आप ध्यान दो। लेकिन अगर आप 60 से ऊपर हो, मतलब 100 रुपये कमा रहे हो, 60 से ऊपर की आपकी उधारी है, तो भैया खतरे की घंटी बज चुकी है। बहुत ही मुश्किल है कि वो कंट्री रिवाइव कर जाए। वही हुआ श्रीलंका के साथ। इतना डेट टू जीडीपी रेशियो होने के बाद वो कंट्री रिवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, मीन वाइल उसको 2022 में $7 बिलियन का जो है वो लोन चुकता करना था, जो कि उसके पास पैसों के नाम पे कुछ भी नहीं था श्रीलंका के बाद। उसमें देखते हैं हम 47% मार्केट बोरिंग थी चाइना से, एडीबी, जापान, वर्ल्ड बैंक, इंडिया, सबसे उधार ले रखा था श्रीलंका ने। तो भाई सबसे बड़ा चीज़ तो याद हो, चाइनीज़ डेट ट्रैप। चाइना क्या करता है, डेट दे के कंट्री को फंसाना चाहता है, बेसिक द रीज़न उसका वो होता है, और फिर वहाँ पे वो उसकी इकॉनमी को कंट्रोल करना चाहता है, राइट। तो हुआ कि श्रीलंका हैज़ बोरोड हेवली फ्रॉम बीजिंग 2005 में अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जो श्रीलंका ने चाइना से उधार लिया, जो कि उसके लिए वाइट एलिफेंट मतलब बहुत ही यूजलेस साबित हुआ। श्रीलंका ने उधार लिया चाइना से, हम्बन टोटा पोर्ट है उसको बनाने के लिए। उसको लगा कि यहाँ से बहुत सारी इनकम आएगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत से के पास भी आया था श्रीलंका कि भाई हम हम्बन टोटा एयरपोर्ट बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए। लेकिन भारत ने पहले बता दिया था कि भाई आप जो सोच रहे हो इससे इतना पैसा आने वाला है, इससे पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने नहीं माना और उन्होंने चाइना से लोन ले लिया।
बात जो सोचा गया था वही हुआ। जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो किसी भी प्रकार की इनकम इनकम करने में एकदम असमर्थ रहा। बहुत 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 ज़्यादा लॉस हुआ और वो चाइना को पैसे वापस नहीं दे पाया। तो चाइना ने इसके बिहाफ पे क्या किया, चाइनीज़ कंपनी ने ही इस हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे खरीद लिया। मतलब अब इस पोर्ट पे चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, चाइना कुछ भी कर सकती है, राइट। अगर हम बात करें चाइनीज टोटल डेट टू चाइना स्टैंड एट यूएसडी 8 बिलियन, ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ इस टोटल एक्सटर्नल डेट का 1/6 उसका किससे है, चाइना से है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है चाइना के गिरफ्त में श्रीलंका ही है, और भी बहुत सारी इकॉनमी है जो श्रीलंका की गिरफ्त जो चाइना की गिरफ्त में है। श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान है, और भी बहुत, म्यांमार है, और भी बहुत सारी कंट्री है जिन्हें कम से कम अब श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए। लेकिन फिर आगे हम देखेंगे। अब बात ये आती है कि भाई जो ये सारा गोलमाल हुआ, इतनी एग्रीकल्चर बर्बाद हुआ, टूरिज्म बर्बाद हुआ, और ये चाइना डेट ट्रैप में फंस गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये परिवार है। क्या था यहाँ पे, जो मतलब कि जो भी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रधानमंत्री है, उनके सब एक परिवार के लोगों ने मिनिस्ट्रीज आपस में बांट रखी है। मतलब पूरा परिवार ही पूरे पार्लियामेंट में, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग एक परिवार से ही सारे लोग हैं। तो सारे लोग गलतियां करते तो कोई किसी कुछ बोलता नहीं था, और इसीलिए इकॉनमी के इतने ज़्यादा बुरे हालात हो गए, राइट। तो भाई इतना इकॉनमी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। तो द न्यूली लेड गवर्नमेंट बाय गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने क्या किया भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम टैक्स कम कर देंगे, टैक्स हॉलिडे रखेंगे, ताकि यहाँ पे लोग प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कंजम्पशन ज़्यादा करें, और इकॉनमी रिवाइव हो जाए, और बाहर से, फॉरेन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन भाई जब किसी के साथ बुरा होना होता है तो बुरे पे बुरा होता जाता है। हुआ क्या, पैंडमिक आ गया, कोरोना का टाइम पीरियड आ गया, जो उन्होंने टैक्स भी कम कर दिया, उनकी इनकम भी कम हो गई। क्या, टैक्स कम कर दिया, इनकम भी कम हो गई। लेकिन फिर कोविड आ गया, कोविड से सब कुछ बंद हो गया, देश के अंदर भी प्रोडक्शन कम हो गया, बाहर जो इन्वेस्टर थे वो भी नहीं आए, उनका रेवेन्यू भी कम हो गया, और कोई आया भी नहीं, ठीक है। तो और टूरिज्म का जो थोड़ा बहुत था भाई कोरोना में के बाद, तो वो भी एकदम पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। अब क्या है, वाई शुड इंडिया असिस्ट इन हेल्पिंग श्रीलंका? भाई इंडिया क्यों श्रीलंका को साथ देना चाहिए? भाई श्रीलंका हमारा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर हम श्रीलंका का हेल्पिंग पार्टनर नहीं बनते, फ्रेंड नहीं बनते हैं, तो वो चाइना के पास जाएगा, चाइना के साथ करीब होगा, और अगर वो चाइना के साथ गया तो वो हमारे लिए बहुत बेकार साबित हो सकता है। और ये भी हमने देखा कि जब चाइना ने धोखा दिया, भाई ऐसी खाद भेज दी जो कि पेड़ों को ही खा गई, उस टाइम पे एज अ इंडिया, एज अ गुड फ्रेंड, हमने अच्छी खाद इंपोर्ट करी, अच्छी खाद एक्सपोर्ट करी, जिससे कि श्रीलंका में एग्रीकल्चर को थोड़ा ठीक हो पाया, ठीक है। तो ये था श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर हमारी बात। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।